दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का 2 दिवसीय वर्कशॉप था, जिसमें झारखंड विधानसभा ने गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को नामित किया था। इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के बाद विधायक लाइव 7 से मुखातिब हुए। आइए देखते हैं किन किन मुद्दों पर विधायक ने अपनी बातें रखी, जब सहयोगी कुंवर अभिषेक ने उनसे खास बातचीत की। देख रहे हैं लाइव 7 और मैं हूं कुंवर अभिषेक। आज जिन शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। झारखंड जेएमएम पार्टी से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विधायक हैं 32 नंबर गिरिडीह विधानसभा से सुदिव्य कुमार वो हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन हमारे चैनल में हमसे बात करने के लिए। राजधानी दिल्ली में हम विधायक जी से बात कर रहे हैं। सर, राजधानी दिल्ली में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और जुझारू विधायक, राजधानी दिल्ली में इस वक्त सर्दी बहुत है, हालांकि वहां भी सर्दी है, क्या कर रहे हैं? मतलब किस उद्देश्य से आप राजधानी दिल्ली आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का एक वर्कशॉप था 2 दिवसीय, जिसमें झारखंड विधानसभा के तरफ से मुझको नामित किया गया था। तो उस 23-24 तारीख के वर्कशॉप में मैं हिस्सा लेने के लिए आया था और आज वो वर्कशॉप 3 बजे समाप्त हुआ है, तो मैं आपको रूबरू हूँ। अच्छा, वर्कशॉप अच्छी बात है, मतलब हम अपने दर्शकों को बता दें तमाम मुद्दों पर होती है। ये जो वर्कशॉप थी इसके पीछे उद्देश्य और क्या मुद्दा इसका था और क्या एजेंडा नोट किया गया था इस मोटे तौर पर बजट के बारे में लेजिस्लेचर में बहुत सारे लोगों को बहुत बेहतर जानकारी नहीं होती है, तो पीआरएस ने कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च किए थे और अक्रॉस द कंट्री उन्होंने लेजिस्लेटर्स को बुलाया था। मणिपुर के लोग भी आए थे, गुजरात के भी लोग थे, सदर्न स्टेट से भी लोग थे, पंजाब से भी थे लोग। तो उनके विधायकों के समक्ष एक बजट की समझ को और सरलीकृत करने का ये प्रयास था इनके तरफ से, और मुझको लगता है कि ये अच्छा प्रयास था। इस पूरे जो आपका 2 दिवसीय ये चला है, इसमें क्या क्या मुद्दे, मेन क्या क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आपको प्रभावित किया? उन मुद्दों ने आपको जो रिसर्च जो सामने आई? 2-3 चीज़ें खास थी। चूंकि हम लोग अपने स्टेट का बजट ही देखते हैं या अधिकतम हम लोग यूनियन बजट देखते हैं, हमें ये नहीं दिखता है कि देश के अन्य राज्यों में बजट में किस सेक्टर में क्या प्रावधानित किया गया है, कितनी राशि दी गई है और टारगेट वो कैसे अचीव कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था जिसमें देश के तमाम राज्यों के जो खास करके विकसित राज्य हैं और जो हमारे जैसे पिछड़े राज्य हैं, इनके बजट को इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन दिया था और उसमें ये दिखाने का प्रयास किया था कि विभिन्न सेक्टर में राष्ट्रीय औसत क्या है और कौन से राज्य किस सेक्टर में क्या खर्च कर रहे हैं और कहाँ सुधार की और आवश्यकता है, कहाँ और पैसे बढ़ाए जाने चाहिए। ये तमाम चीज़ें थी और इससे निश्चित रूप से हमें भी ये लगा कि हम लोगों ने तभी तक या तो अपने राज्य का बजट देखा था या यूनियन बजट देखा था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि तमिलनाडु या केरला या पंजाब या दिल्ली बजट में किस तरीके से प्रोविज़न करते हैं। तो उसमें एक समझ विकसित हुई और हमें भी ये समझ में आया कि बजट को एलोकेट करना और एक्सक्यूट कराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बजट को एलोकेट हम करते हैं, लेकिन वो अगर उसका एक्सक्यूशन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में जनता को उसके लाभ नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समझ विकसित हुई कि जो स्टेट ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट इसलिए सिर्फ नहीं ले रहे हैं कि उन राज्यों के पास अपनी क्षमता इतनी है कि वो बगैर ओवरड्राफ्ट के काम चला सकें। हमें कहीं कहीं ये भी दिखा कि जो राज्य ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि वो राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है जब बजट की आप बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनमें सरकार को ज्यादा एलोकेट करना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या पढ़ाई को लेकर आप कह लीजिए, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, क्या उन पे भी कोई चर्चा हुई जो सरकार पर बर्डन डालती हैं? ऐसी भी कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए, 2-3 विषयों पर चर्चा हुई महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये वर्कशॉप चल रहा था वो हमारे संविधान के नाम पर बना हुआ क्लब है और हमारे संविधान की मूल अवधारणा भारत को एक संघ और राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर बनाने की थी। तो कल्याणकारी राज्य के मायने यह होते हैं कि सरकारें अपने कमज़ोर वर्ग के लोगों की चिकित्सा से लेकर शिक्षा से लेकर उनके बेहतर लाइवलीहुड की व्यवस्था करें
और निश्चित रूप से बजट में अगर सरकारें इस मद में ज़्यादा पैसा डालती हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये जनोन्मुखी बजट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से उस कमिटमेंट को दर्शाता है जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। और ये हमें दिखा कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में राष्ट्रीय औसत के तो करीब झारखंड है, लेकिन अगर इंटरनेशनली हम लोग बात करें तो जीडीपी का जितना बड़ा हिस्सा विकसित देश खर्च करते हैं, हम लोग उस मामले में काफ़ी पीछे हैं। इसलिए हमारी स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ इंफ्रा के विकास से ज़्यादा एचआर पर ध्यान देने की आवश्यकता हमें प्रतीत हुई, समझ में आई, और लगा कि इस बार के बजट में प्री बजट मीटिंग जब हमारी होगी तो यहाँ से सीखे हुए, यहाँ से समझी हुई बातों को हम भी वहाँ रखेंगे। एक सवाल मेरे मन में है, चूंकि अभी हाल ही में हिमाचल चुनाव संपन्न हुए हैं और एक बड़ा मुद्दा हिमाचल चुनाव में था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि बजट बहुत ज्यादा लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम में और तमाम सरकारें हैं वो पुराने जमाने की सरकारें भी, अटल जी की सरकारों से ये इस पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू कर ली गई थी। कांग्रेस भी इस मातहत काम कर रही थी। ये जो सेमिनार है, क्या इस तरह की जो पेंशन स्कीम होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे भारी दबाव पड़ता है, आपने कहा जल कल्याणकारी जो नीतियां होती हैं उसमें पैसा खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन ओपीएस जैसी जो स्कीम है उसको लेकर आपके मन में, झारखंड स्टेट की से अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर क्या समझ आई और क्या आपको लगता है कि ये स्कीम ठीक है या जो पहले वाली स्कीम, जो नई स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई उसको चलाया जाए? 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था निश्चय पत्र। निश्चय पत्र में हम लोगों ने बहुत बोल्डली पूरे देश में सबसे पहला राजनीतिक दल था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने ये कहा था कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम ओपीएस की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने इसको लागू किया झारखंड में और झारखंड में आज ओपीएस लागू है। और मैं आपको मोटे तौर पर आंकड़े बताता हूँ, लगभग 1.25 लाख 1,25,000 के आसपास हमारे पास राज्य सरकार के वैसे कर्मी हैं जो 2005 के बाद बहाल हुए हैं और अंतिम जानकारी तक लगभग 1,16,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो हमारी पार्टी की, हमारे पार्टी के नेता की यह स्पष्ट सोच थी कि जो कर्मचारी अपने जीवन के 30 बेहतरीन साल राज्य की सेवा में दे रहे हैं, उनके बुढ़ापे की चिंता सरकार को करनी चाहिए। अब रह गया सवाल, इसमें दो बातें आती हैं जिन बातों की चर्चा होती रही और आज और कल के इस सेमिनार में भी इस बात की चर्चा हुई कि ओपीएस के माध्यम से हम लोग राज्य सरकारों के बजट पर इतना स्ट्रेन डाल रहे हैं कि कल के डेट में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि वो अपने रेवेन्यू का या राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च करने को बाध्य होंगे। ये चर्चाएं आम थीं और इस पीआरएस के वर्कशॉप में भी ये चर्चाएं आई। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था तो हमने उनसे पूछा भी कि 2035 में जब राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान करना पड़ेगा तो वैसी स्थिति में क्या आंकड़े आपके पास हैं? ये आंकड़े पीआरएस के लोग नहीं दे पाए। उनका ये कहना था, उन्होंने वर्किंग नहीं की है इस पर। तो मेरा उनसे यह सवाल था कि यदि आपने वर्किंग नहीं की है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा बोझ आएगा जिसको राज्य सरकारें नहीं कर पाएंगी? आज भी उनके वेतन का 14% हम केंद्र सरकार के खाते में अंशदान के स्वरूप में जमा कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ओपीएस लागू किया उसमें हमने स्पष्ट किया, पीएफआरडी यदि राज्य सरकार के द्वारा जमा की गई राशि को वापस करेगा तो हम आपको 2005 से अब तक का लाभ देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तारीख से हम ओपीएस को लागू कर रहे हैं हम इसके ऑनवर्ड आपको लाभ देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ा विम्सिकल थॉट है अभी कि ओपीएस के वजह से राज्य सरकारों पर बजट का कितना अधिभार पड़ेगा। ये कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, समय आएगा निश्चित रूप से कैलकुलेशन होगा। आज इस रिसर्च ग्रुप के सामने हमने एक यक्ष प्रश्न रखा है। मुझे लगता है कि अगली कोई अगर बैठक हुई पीआरएस की तो उसमें वो शायद उस बात का जवाब देकर मुझको संतुष्ट करें। मेरा स्पष्ट यही मानना है, हमारी सरकार का या हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ओपीएस किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक सुरक्षा कवच है और हमें अपने हर नागरिकों के बारे में चिंता है, तो हम अपने सरकारी कर्मचारियों की भी हितों की चिंता करते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आपकी सरकार निश्चित तौर पर आपके मैनिफेस्टो में भी था और आपने उसको पूरा भी किया, लेकिन जो सवाल मेरे मन में अभी उठा है इस 2 दिन की कार्यशाला के बाद कि आपने कहा कि उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं थे कि कितना बोझ पड़ेगा और क्या सरकारें वहन कर पाएंगी या नहीं।
अगर कोई रिसर्च ऐसी आती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं चूंकि आप झारखंड के प्रवक्ता भी हैं और जेएमएम के और एक कद्दावर नेता भी हैं, अगर कोई रिसर्च ऐसी आती है जिसमें ये स्पष्ट सामने आता है कि निश्चित तौर पर सरकार पर बोझ पड़ेगा और जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पढ़ाई पर खर्च करना हुआ सरकारी स्कूलों पर और लोगों की दवाओं पर, सरकारी जो अस्पताल हैं उन पर, क्या सरकारें, तब की सरकारें या जीएमएम के जो इंटरनल जो कोर ग्रुप है, आपका इंटरनल जो नेता है, जब आप बैठ के चर्चा करते हैं, क्या इस पर विचार हो सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी नए रूप में लाया जाए, दबाव कम किया जाए, अगर आंकड़े विपरीत आते हैं तो? नहीं, दो बातें हैं इसमें। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति इस बात की होनी चाहिए कि वो वेलफेयर स्टेट का चेहरा रखना चाहती है अथवा नहीं। हम यह मानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कल्याणकारी राज्य का चेहरा है। तो हम इस बात से कतई असहमत हैं कि अगर बजट का बोझ बढ़ रहा है तो हम अपनी फिजूल खर्ची को रोकेंगे, हम उन अनुपयोगी योजनाओं के ऊपर कलम चलाएंगे जिनमें सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन अगर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और ऐसे मामलों में निश्चित रूप से हम पूर्ववर्ती सरकारों के कमिटमेंट के साथ जाना चाहेंगे कि 2004 से पहले यदि इस देश में ओपीएस चल रहा था और सरकारें उसका बोझ वहन कर रही थीं, तो आने वाली सरकारें भी उसका बोझ वहन करें। एक अंतिम सवाल, क्या फ्यूचर देखते हैं आप अपने प्रदेश का और किस तरफ उसको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आगामी समय में तमाम चुनाव भी होने हैं, 2024 आम चुनाव आना है। पॉलिटिकल लिहाज से आप अपनी पार्टी को अपने स्टेट में कितना मजबूत पाते हैं और क्या आने वाले दिनों में उसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, झारखंड के गठन को 22 वर्ष गुजर गए, हम लोग 23वें वर्ष में हैं। 20 वर्षों तक की जो बनी सरकारें थी ना, इन सरकारों ने एक अलग अलग सोच के तहत राज्य के विकास के प्रयास किए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 20 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि वो डायरेक्शन जो था, वो डायरेक्शन आम झारखंडी जनमानस के तंतुओं को नहीं छूता था। हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, निवेशकों को आमंत्रित करने के नाम पर हाथी उड़ाए गए, विदेशों के दौरे किए गए, 1 रुपए का निवेश नहीं आया। हमारी सरकार ने समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम किया है। मैं बड़ी चुनौती के साथ ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, सर्वजन पेंशन योजना जो हम लोगों ने अपने यहाँ लागू की है, ये पूरे देश में यूनिक है। हम लोगों ने इसमें कोई लक्ष्य नहीं रखा है और 96% लाभार्थियों को जो उसकी अर्हता रखते थे उन तक हम पहुंचे हैं और हमारा टारगेट है कि उसको 100% सैचुरेशन पर हम ले जाएंगे। उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हम लोगों ने एक लॉन्च की है। वो हमारे यहाँ किशोरियों को, बच्चियों को, जिनका डेटा बड़ा भयावह था कि 2,96,000 बच्चियाँ हमारे यहाँ 8वीं में प्रवेश करती हैं और मात्र उसमें से 1 लाख से भी कम बच्चियां 12 तक पहुंचती हैं। तो हम लोगों ने ड्रॉप आउट रोकने के लिए 8 से 12वीं तक बच्चियों को 20,000 उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया और प्लस 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उनको 20,000 रुपया दिया कि अगर वो अपनी उच्च शिक्षा भी जारी रखना चाहती हैं तो वो रखें। तो ये कल्याणकारी योजनाएं कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची है और हमें लगता है कि झारखंड की जनता जिस झारखंड की मूल भावना के अनुरूप सरकार की कल्पना करती थी, हम लोग उसके नज़दीक पहुंचे हैं और हमारी यही ताकत, हमारी यही शक्ति 24 के चुनाव में हमारे विपक्षियों को धराशायी करेगी। धन्यवाद विधायक जी, हमसे बात करने के लिए। विजय कुमार, स्पष्ट तौर पर कहना था कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, किसी भी तरीके से जो अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं उनकी सुविधा और उनके कल्याण की ही बात करनी चाहिए और जब उनके सुविधा और कल्याण की बात होती है, जैसा अभी 2024 में आम चुनाव में होगा, तो निश्चित तौर पर जो भी विपक्ष होगा, जो उनके सामने चुनाव लड़ेगा, वो धराशायी होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कुंवर अभिषेक, लाइव 7 के लिए, राजधानी दिल्ली से।